संविधान दिवस के उपलक्ष्य में समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। सर्वविदित है, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण हुआ था। इसी कारण इस दिवस को प्रतिवर्ष देश के समस्त राष्ट्र देशवासी संविधान पूर्णता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान भारत की आत्मा है। भारत का संविधान न सिर्फ भारतीयता अपितु संपूर्ण भारत की एक पहचान है। भारत का संविधान अद्भुत है, विशाल है, लिखित है, संघात्मक है, नम्य है। भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में एक है। भारत में संविधान बनाने की प्रक्रिया और इसका इतिहास एक बहुत व्यापक है। भारत में संविधान बनाने की प्रक्रिया के और इसके महत्व को स्वीकारा जा तो हम प्रारंभ में सबसे पहले मुझे देखना होगा। भारत में कंपनी शासन की स्थापना के बाद 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट के पीछे परिस्थितियां क्या थी? रेगुलेटिंग एक्ट से किस प्रकार की शासन व्यवस्था को स्थापित किया कंपनी प्रशासकों ने? सही अर्थों में कहा जा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जिस समय पारित हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डुंडास थे और डुंडास ने का ही प्रयास था जो कंपनी में द्वैध शासन के दौरान अराजकता आ गई थी और उस अराजकता को समाप्त किया जाए, कैसे किया जाए और कंपनी को सही ढंग से पटरी पर कैसे लाया जाए। तो 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बन के भारत आता है और सबसे पहला काम बंगाल के गवर्नर के रूप में उन्होंने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया और कंपनी की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को लाया। रेगुलेटिंग एक्ट यह अंग्रेजों के द्वारा कंपनी का शासन चलाने के लिए पहला कानून था। सही अर्थों में कहा जा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में संसदीय नियंत्रण की प्रणाली की शुरुआत होती है। भारत में संसदीय नियंत्रण की प्रणाली से शुरुआत होती है और 1784 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट्स के शासनकाल में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। यह रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को सही जो कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट की, जैसे बंगाल का जो गवर्नर था बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया और दूसरा चीज क्या है जो कंपनी का शासन चलाने के लिए कंपनी का शासन 4 सदस्यीय बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स का गठन होता है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है और इसके साथ साथ कंपनी जो घाटे में थी इस घाटे से उबारने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री डुंडास के द्वारा ऋण मुहैया कराया जाता है। यानी आप कह सकते हैं इसमें जो दोष थे सर्वोच्च न्यायालय का दायरा क्या होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा और जो 4 सदस्यीय निर्देशक मंडल थे उनके कार्य क्षेत्र कैसे होंगे। बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ साथ बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ साथ मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों के साथ कैसे संबंध होंगे, इन सभी बिंदुओं पर की जो कमियां रहीं उसी कमी को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है और 1784 के द्वारा जो पिट्स इंडिया एक्ट की व्यवस्था की गई है यह व्यवस्था 1857 की क्रांति तक रहता है। यानी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किए गए प्रावधान बहुत लंबे समय तक थे
और 1857 की क्रांति के बाद भारत में 1857 की क्रांति के बाद भारत में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा जाता है और कंपनी शासन की समाप्ति होती है और भारत में अब कंपनी शासन की बागडोर महारानी विक्टोरिया के हाथों में आती है। यहीं से क्राउन का शासन प्रारंभ हो जाता है। उससे पहले कंपनी के व्यापार और उसके नियमों का व्यापार और उसकी गतिविधियों की समीक्षा के लिए उसके लिए 1793, 1813, 1833 में हर 20 वर्ष के अंतराल में चार्टर एक्ट पारित किए गए और चार्टर एक्ट का उद्देश्य ही था भारत में कंपनी और उसकी प्रगति और उसके कार्यों का मूल्यांकन करना था। अब भारत में जो संविधान बनने की प्रक्रिया आई और हम उनके बारे में हम थोड़ा सा तनी अलग नज़रिए से देखना होगा, थोड़ा सा इतिहास के पन्ने पर जाना होगा। अब इसके नज़रिए से देखा जा तो कल 1858 में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के द्वारा भारत में जो गवर्नर जनरल की पदवी थी उसका नाम चेंज करके वायसराय का वायसराय सही अर्थों में देखा जाए तो वायसराय सही अर्थों में यह कंपनी के यह महारानी के प्रतिनिधि के रूप में इसे नामित किया जाता है, एक प्रतिनिधि, और इसका दायरा थोड़ा व्यापक होता है। हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की चर्चा कर रहे थे, फिर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा हम उसकी हम लोग चर्चा किए, फिर 1813 का जो अधिनियम है 1813 का चार्टर एक्ट है, इसके तहत भारत में कंपनी के शासन का कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों का अंत होता है। चीन के साथ उसके व्यापार अपवाद के स्वरूप थे और भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कंपनी 1 लाख रुपए का प्रावधान करती है। पुनः 1835 का अधिनियम आता है। 1835 के अधिनियम में खासतौर से चीन के साथ भी व्यापार पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता है। अंग्रेजी शिक्षा को भारत में शिक्षा का अनिवार्य मॉडल बना दिया जाता है। भारत में गवर्नर जनरल की जो पदवी होती थी, गवर्नर जनरल की पदवी वह उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तरह तरह के बदलाव 1835 के अधिनियम से होता है और 1858 में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के द्वारा भारत में क्राउन का शासन स्थापित हो जाता है और 1892 के अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधित्व शासन की शुरुआत होती है और 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था, यह मार्ले मिंटो सुधार उसी दिशा में प्रतिनिधित्व की दिशा में आगे बढ़ाता है और कहने का तात्पर्य है 1909 के अधिनियम के द्वारा जहां पर राज्य और उसकी विधान सभाओं के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाती है। 2 भारतीयों को गवर्नर जनरल की परिषद में रखा जाता है और एक अपवाद स्वरूप था मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की शुरुआत होती है और 1909 के अधिनियम के द्वारा मुस्लिम समाज को यहीं से पृथक निर्वाचन दिया जाता है और इसके साथ साथ भारतीयों को प्रश्न पूछने, बहस करने का भी अधिकार मिलता है। सेना के मसले पर भारतीय लोग प्रश्न तो पूछ सकते थे लेकिन बहस नहीं कर सकते थे। अब मार्ले मिंटो सुधार निसंदेह प्रतिनिधित्व की दिशा में एक आगे बढ़ाया हुआ कदम था, एक बढ़ा हुआ कदम था, लेकिन इसमें सेना के मसले पर प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार न देना, इसके साथ साथ भारतीयों को कम रिप्रेजेंटेशन देना और मुस्लिम समाज को जो पृथक निर्वाचन देने की इसमें वकालत की गई, इन मुद्दों पर इसकी आलोचना होती है। पुनः अगले 10 वर्ष के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद भारत सरकार अधिनियम 1919
जिसे हम इतिहास के पन्नों पर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के जरिए से भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत होती है और द्वैध शासन के तहत भारतीय विषयों को दो भागों में बांटा जाता है, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय के तहत जो रक्षा, विदेश, संचार, वित्त जैसे विभाग थे, ये अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग थे और इसका प्रशासन जो होता था गवर्नर जनरल की परिषद करती थी। दूसरा हस्तांतरित विषय थे जिसमें शिक्षा था, स्वास्थ्य, सफाई, चिकित्सा, सिंचाई जैसे विभाग थे और इनका प्रशासन मंत्रिपरिषद के द्वारा मंत्रिपरिषद की जो कमेटियां होती थीं वो करती थीं। और दूसरा इसमें प्रावधान किया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन की वकालत की गई थी और जो तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रावधान था यह था इसी अधिनियम के द्वारा भारत में नौकरशाही व्यवस्था को स्थापित करने के लिए यह संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का सुझाव देता है। पुनः बाद में 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1926 में होती है। इसको हम देख सकते हैं, इसके नज़रिए से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें एक और प्रावधान किया गया था। वह प्रावधान किस लिए था? वह प्रावधान यह किया गया था भारत में 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार और उसकी प्रगति की समीक्षा के लिए अगले 10 वर्ष के अंतराल में भारत में अंग्रेज एक कमीशन भेजेंगे और 1919 के अधिनियम और उसकी प्रगति की समीक्षा करेगा और इसी के ध्यान में रख करके 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। यानी आप कह सकते हैं भारत में जो साइमन कमीशन आया वह मूल रूप से 1919 के अधिनियम में जो प्रावधान किए गए थे उसी के मद्देनजर आता है। यह 1929 में आना चाहिए था। अब प्रश्न उठता है 1 वर्ष पहले क्यों आया? 1 वर्ष आने के पहले कारण क्या थे? तो हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 1929 में इसलिए नहीं आया, 2 चीज था। इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन का भय था, एक तो एक कारण था और दूसरा कारण जो था गांधी जी की लोकप्रियता एकदम निचले स्तर पर आ गई थी। गांधी जी और उनके द्वारा चलाया गया जो आंदोलन जो था वह निचले पायदान पर था। यानी कह सकते हैं एक तो ब्रिटेन में सत्ता का परिवर्तन का भय और दूसरा जो था गांधी जी की लोकप्रियता एक निचले पायदान पर। इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनजर साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत आता है। 3 फरवरी 1928 को भारत आता है। संपूर्ण भारत की जनता साइमन कमीशन का विरोध की और साइमन गो बैक का नारा लगा और पूरे देश में इसका प्रदर्शन था। देश में प्रदर्शन हो रहा था। साइमन कमीशन का पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा था और ऐसे में साइमन कमीशन के विरोध के पीछे जो कारण थे, पहला चीज था यह 7 सदस्य जो अंग्रेजों का दल था जो 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार और उसके प्रावधानों की भारत में समीक्षा के लिए आया हुआ था और इसका पूरी भारत की जनता ने विरोध किया। इसके पीछे कारण क्या थे? इसके पीछे कारण यह था कि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, पूरी तरह अंग्रेज थे। यह श्वेत कमीशन था। इसलिए भारत की जनता ने पूरे भारत में इसका विरोध की। साइमन गो बैक के नारे लगे। उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के सचिव थे, वह बर्कनहेड साहब थे।
बार्कनहेड ने साइमन कमीशन के विरोध और प्रदर्शन के मद्देनज़र भारतीयों को चुनौती दिया, सभी भारतीय मिल करके एक ऐसा संविधान तैयार करें, एक ऐसा मसौदा तैयार करें जो सभी भारतीयों को मान्य हो। तो इस चुनौती को मोतीलाल नेहरू ने स्वीकारा था और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में मार्च 1928 में एक उच्च स्तरीय 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें तेज बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, अड़े, जयकर, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जैसे राष्ट्रवादी थे। और लंबे विचार विमर्श के बाद जुलाई 1928 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, जिसे हम भारत के इतिहास में नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। और नेहरू रिपोर्ट ने भारत में संघात्मक शासन की वकालत की। और पहला चीज़ है, और नेहरू रिपोर्ट में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं करती है, यह डोमिनियन स्टेट की मांग करती है। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है अंग्रेजी शासन के तहत भारतीयों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकार, यानी कहने का तात्पर्य है जिस हम डोमिनियन स्टेट की संकल्पना हम कर रहे हैं, वह उसके औपनिवेशिक शासन के तहत भारतीयों को सामाजिक, राजनीतिक अधिकार देने की वकालत की गई। और दूसरी चीज थी इस नेहरू रिपोर्ट की, भारत में संघात्मक शासन की उन्होंने वकालत की, यानी संघात्मक शासन की इन्होंने वकालत की थी। और तीसरा प्रावधान था, सिंध को मुंबई से अलग किया जा। दूसरे और 1924 तक भारतीय साम्राज्य का जो हिस्सा था, यानी कह सकते हैं बर्मा, म्यांमार जिसे आज कहा जाता था, वह ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। और नेहरू रिपोर्ट में इसको अलग करने की सुझाव दिया गया। इसको नेहरू रिपोर्ट में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य इसे अलग करने के लिए और भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की वकालत की गई थी। और सेना के पुनर्गठन पर बल दिया गया था नेहरू रिपोर्ट को। और इसके साथ साथ नेहरू रिपोर्ट में जो पृथक निर्वाचन की बात है, जैसे 1909 में मुस्लिम समाज को पृथक निर्वाचन दिया गया, 1919 में सिख समाज को पृथक निर्वाचन दिया गया, और 1935 के अधिनियम में जो दलितों को पृथक निर्वाचन के स्थान पर आरक्षण की व्यवस्था की गई। यानी कहने का मतलब है नेहरू रिपोर्ट ने पृथक निर्वाचन के स्थान पर सामुदायिक निर्वाचन पर बल दिया और भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की बात की। आज देखा जा तो भारत का वर्तमान संविधान जो है वह उसका ब्लूप्रिंट कहीं न कहीं नेहरू रिपोर्ट में मिलता है, कहीं न कहीं उसको नेहरू रिपोर्ट में देखा जाता है। यानी भारत में संघात्मक शासन हो, सेना का पुनर्गठन हो, इसके साथ साथ डोमिनियन स्टेट की वकालत की गई हो, और इसके साथ साथ जो हमारे भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की बात कही गई हो, ये सारे प्रावधान नेहरू रिपोर्ट में थे। लेकिन ब्रिटिश सचिव बर्कनहेड साहब ने इसे मानने से इनकार कर दिया था और अंग्रेजों ने इसे अस्वीकार किया। कूपलैंड एक विद्वान है, वह कहता है नेहरू रिपोर्ट को गंदी टोकरी में रख देना चाहिए, गंदी टोकरी में रखना चाहिए। जबकि भारतीय कहते हैं 1950 में जो भारत का संविधान लागू हुआ उसका ब्लूप्रिंट कहीं न कहीं नेहरू रिपोर्ट से लिया। मौजूदा भारतीय संविधान का अधिकांश भाग नेहरू रिपोर्ट में सन्निहित है। भारत में एक तरफ संवैधानिक गतिरोध था, गांधी जी की लोकप्रियता भी निचले स्तर पर पहुंच गई थी। ऐसे में सभी भारतीयों के समक्ष निराशा का माहौल था और इन्हीं परिस्थितियों में 1930, 31, 32 में इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। गोलमेज सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ही था भारत में जारी संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। यानी गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से भारत में जारी संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। गांधी जी
पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसी तरह गांधी जी और इरविन के बीच जो समझौते हुए और समझौते के बाद गांधी जी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1931 में वह इंग्लैंड जाते हैं। लेकिन इतने विरोध थे, जहाँ पर गांधी जी भारत में संवैधानिक संकट का मुद्दा उठाते थे, वहीं डॉक्टर अंबेडकर दलितों के पृथक निर्वाचन का मुद्दा उठाए। जिन्ना 14 सूत्री कार्यक्रम का मुद्दा उठाता और भिन्न भिन्न मुद्दों पर लेकर इतने मतभेद थे, गांधी जी को निराशा लगी, वह खाली हाथ लौटना पड़ा। यही हालत 1932 में आयोजित तृतीय गोलमेज सम्मेलन का भी रहा और इसमें देश के कई भागों से जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन इसका भी रिजल्ट और परिणाम न के बराबर रहा। अब हम तीसरी चीज पर चलते हैं। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विफल हो गए, ऐसे में भारतीयों में बेहद निराशा का माहौल था और लंबे भारत में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा स्थगित किए जा चुके थे। ऐसे में भारतीयों में व्यापक निराशा के मध्य 1935 का अधिनियम आता है। देखिए, 1935 का अधिनियम अत्यंत विस्तृत व्यापक दस्तावेज है और मौजूदा संविधान का 2/3 से भी ज़्यादा भाग इसी अधिनियम से लिए गए हैं और 1935 का भारत सरकार का जो अधिनियम है, इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट अथवा लघु रूप कहा था। अब एक विशाल दस्तावेज है और इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं 1935 के अधिनियम में। पहला शब्द बात कही गई, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली। यानी संघात्मक क्या है? यानी केंद्र और राज्य के बीच परस्पर सहयोग का भाव, इसलिए संघात्मक शासन प्रणाली कहा है। और भारत में आज 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 7 केंद्र शासित, सभी के बीच परस्पर सहयोग, सद्भाव का इसमें प्रावधान है। यानी भारत में संघात्मक शासन प्रणाली 1935 के अधिनियम की मूलभूत विशेषता है। और दूसरा चीज है, समस्त कानूनों को इसमें 3 कोटियों में बांटने का प्रावधान है। केंद्रीय सूची के कानून, राज्य सूची के कानून, समवर्ती सूची के कानून। केंद्रीय सूची के कानून का बनाने का श्रेय केंद्रीय पार्लियामेंट को है। राज्य सूची के बनाने का राज्य सरकारों के पास है, वहाँ की विधानसभाओं के पास है। और समवर्ती सूची के कानून बनाने का श्रेय केंद्र और राज्य दोनों के मिलकर के बनाते हैं। यानी आज भी ये व्यवस्था है जो 1935 के अधिनियम में। और जो तीसरी व्यवस्था है, 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की स्थापना का बल दिया जाता है और इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटेन के सम्राट को मिलता है और संघीय न्यायालय का भी इसमें सुझाव आता है। और चौथा है, 1935 के अधिनियम के द्वारा ही पहली बार हिंदी को राजभाषा और देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि की स्वीकृति मिलती है। यद्यपि वह 1949 में होता है, 14 सितंबर 1949 को शामिल किया जाता है संविधान के तहत और उसी दिन 14 सितंबर 1949 को संविधान दिवस भी मनाते हैं। सारी हिंदी दिवस भी मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 से इसकी परंपरा शुरू हुई थी और गांधी जी की हिंदी प्रचारणी सभा के द्वारा इसको मान्यता मिलती है और 1953 से प्रतिवर्ष हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं। यानी कहने का मतलब है, हिंदी को राजभाषा, हिंदी और देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि का सुझाव इसमें मिलता है। इसके साथ साथ जो 1935 का जो अधिनियम था, भारत में 1935 के अधिनियम के द्वारा भारतीय में रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। लंदन बैंक के तर्ज पर भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। यह बैंकों का बैंक कहलाता है। यह केंद्र के इसका मुख्य काम था देश की जो कल मौद्रिक नीति को जारी करना,
छोटे बैंकों को ऋण देना और नोटों की छपाई करना होता है। यानी कह सकते हैं, देख सकते हैं 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना होती है और 1935 के अधिनियम के द्वारा ही दलित जातियों को पृथक दलित जातियों को पृथक निर्वाचन की जो मांग अंबेडकर साहब ने की थी, उसके स्थान पर दलितों को आरक्षण की भी व्यवस्था की जाती है। यानी आप कह सकते हैं, आप बता सकते हैं 1935 का अधिनियम निसंदेह अत्यंत विस्तृत और व्यापक दस्तावेज है और मौजूदा संविधान का अधिकांश भाग इसी अधिनियम से लिया गया है। अब इसी के तहत 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुए और 11 इसके मिले जुले रिजल्ट है। कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस की विजय होती है, कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम लीग की और कुछ क्षेत्रों में छोटे छोटे दल का विकास होता है, वो उनकी जीतें होती हैं। और लेकिन 1939 में बिना कांग्रेसी सरकारों से पूछे हुए और भारत की ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हो गई। इसके फलस्वरूप कांग्रेस के कई मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया और इसी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। अब आता है 1942 का क्रिप्स मिशन। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एक अंग्रेज अधिकारी थे और वह दौर था भारत में क्रिप्स मिशन का आने का। वह कारण था क्रिप्स मिशन का आने का कि भारत में संवैधानिक जो गतिरोध था, एक तो वह दूर करने के लिए निरंतर मूवमेंट हो रहे थे और दूसरा था अमेरिका के जो तत्कालीन जो राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को पत्र लिखा था, भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। और जो तीसरी जो समस्या थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मंचूरिया संकट के बाद जिस तरह जापान एक विश्व ताकत के रूप में उभरा और ऐसे में चीनी प्रधानमंत्री को लगने लगा कहीं जापान चीन के रास्ते भारत पर तो हमला नहीं कर देगा। इसी के भय को देखते हुए गांधी जी ने नारा दिया, हे अंग्रेजों, तुम भारत को छोड़ो भारतीयों के लिए, न कि जापानियों के लिए। यानी कहने का मतलब है ये एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। इसी के मद्देनजर 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और क्रिप्स मिशन ने जो सुझाव दिया, वह सुझाव क्या दिया, यदि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दे तो विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट देंगे, पहला सुझाव था। और दूसरा था भारत में जो संविधान के गठन की बात के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यदि कोई इस संविधान सभा को नहीं मानेगा, उसे जनमत संग्रह के द्वारा एक पृथक संविधान सभा के गठन की इसमें वकालत की गई थी। और तीसरा, भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता दी जाएगी। भारत चाहे राष्ट्रमंडल की सदस्यता को रख सकता है अथवा त्याग सकता है, वह उसकी इच्छा पर था, उसके ऐच्छिक रूप से था। यानी भारत में गांधी जी ने भी क्रिप्स मिशन को इसलिए विरोध किया कि इसलिए गांधी जी ने क्रिप्स मिशन का विरोध किया और गांधी जी ने के विरोध के पीछे उन्होंने कहा था, या दिस इज पोस्ट डेटेड चेक, इस चेक एक्सपायर हो चुका है। और कांग्रेस ने इसलिए विरोध किया क्योंकि इसमें पृथक निर्वाचन की बात पृथक संविधान सभा के बात कही गई थी। और जो तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया था और इसमें यह बताया था कि इसमें खुले तौर पर पाकिस्तान की मांग को स्वीकारा नहीं गया था। इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने 1942 के क्रिप्स मिशन प्रस्ताव का विरोध किया। क्रिप्स मिशन के बारे में विद्वानों की धारणा है
क्रिप्स मिशन एक विफल मिशन था, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भेजा गया मिशन था और क्रिप्स मिशन पूर्णतः विफल हो गया। क्रिप्स की विफलता के बाद गांधी जी को बड़ा दुख हुआ और गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह को छोड़ दिया, राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह को आरंभ किया, जिसे हम भारत के पन्ने पर हम कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को मुंबई से आरंभ होता है, जिसमें देश भर में गिरफ्तारियां दी जाती हैं और इतना व्यापक, इतना जन समर्थन से युक्त यह आंदोलन को व्यापक सफलता मिलती है, बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा की गई ऑपरेशन जीरो हावर की कार्यवाही और इसके साथ साथ अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से इस आंदोलन को कुचल दिया गया। लेकिन अंग्रेजों को लगने लगा यह 1942 का अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन यह उसकी पराकाष्ठा का शासनकाल, पराकाष्ठा का रूप है। अब भारत में अंग्रेजी सत्ता बहुत दिनों तक नहीं रहने वाली है, बहुत दिनों तक नहीं रहने वाली है। अब इसी के दौरान कुछ दिनों के बाद 1906 सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1946 में इंग्लैंड में चुनाव हुए और विंस्टन चर्चिल की गद्दी हट गई। विंस्टन चर्चिल के जगह वहाँ क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। अब इटली के समक्ष भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद के नज़रिए से उनके पास दो विकल्प थे, या तो शासन सत्ता के बल पर भारत को और दिनों तक गुलाम बनाया जाए, भारत को और दिनों तक माने ताकत के बल, आर्थिक और सैनिक ताकत के बल पर भारत को और दिनों तक गुलाम बनाया जाए, और दूसरा विकल्प था भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। चूँकि क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के थे, उदारवादी उनकी छवि थी और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता, भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भेजा। और इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, और यह पूरे भारत का दौरा किया, संपूर्ण भारत का दौरा। और संपूर्ण भारत के दौरा करने के बाद उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसी के आधार पर भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, और संविधान सभा के लिए चुनाव हुए और अंतरिम गवर्नमेंट का भी गठन होता है। और पूरे भारत में चुनाव हुए 389 सीटों पर, और उसके बाद संविधान के गठन के लिए भिन्न भिन्न समितियां बनी, और उन समितियों में जो सबसे महत्वपूर्ण थी वह थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया जाता है, और भारतीय संविधान का इन्होंने अथक प्रयत्न मेहनत के बाद ये भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। अब इसकी चर्चा हम लोग बाद में करते हैं। और दूसरी समिति थी अस्थाई समिति। अस्थाई समिति के अध्यक्ष प्रारंभ में सच्चिदानंद सिन्हा थे, परंतु 2 दिनों के बाद उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। और जो तीसरी समिति थी संघी समिति थी, और संघी समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। और जो चौथी समिति थी झंडा समिति थी, आचार्य जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। और 5वीं समिति थी देशी रियासतों के एकीकरण के लिए, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कमेटी बनती है। और 6ठी कमेटी थी झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। ये सब भिन्न भिन्न समितियां बनी, और उन समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति ने ही भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा हो, भारतीय संविधान का मॉडल कैसा हो, भारतीय संविधान का रूप कैसा हो, इसका उन्होंने तैयार किया था। यानी कहने का तात्पर्य है भारत का संविधान कैसा हो, भारतीय संविधान की मूलभूत धारणा कैसी हो, भारतीय संविधान का मूल ड्राफ्ट कैसा हो, यह संविधान सभा में इसका मसौदा भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान की सभा की उच्च स्तरीय कमेटी उसको देखती है। इसमें कुल 8 सदस्य थे,
और 8 सदस्य थे। टीटी कृष्णामाचार्य, एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया था, एक सदस्य चले गए थे अमेरिका में, एक सदस्य से उनका कोई लेना देना नहीं था अपने में, और एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है। यानी कहने का मतलब है सारा जिम्मा अंबेडकर साहब के हाथों में आता है, और अपने लंबे अथक प्रयत्न के फलस्वरूप उन्होंने दुनिया के भिन्न भिन्न देशों का संविधान अध्ययन करके लंबे विचार विमर्श के बाद इस संविधान को अमूर्त रूप दिया, और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर पूर्ण होता है। और सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है, क्योंकि इससे पहले भारत पहला 1930 के इतिहास दौर में जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया और गणतंत्र भारत की उन्होंने घोषणा की थी, और उसी के मद्देनजर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया जाता है। यानी भारत का जो संविधान बना है यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयत्न संघर्ष का ही परिणाम है। इसमें कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। या अब हम प्रश्न उठता है भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता क्या है। पहला चीज है भारतीय संविधान महज 1-2 दिन की घटना का परिणाम नहीं है, अपितु भारतीय संविधान के बनाने में एक लंबा संघर्ष, लंबा एक अनवरत संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अब हम प्रश्न उठता है भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता क्या है। पहला है यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, यानी 441 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां वर्तमान के संविधान में हैं, यानी एक विस्तृत संविधान है। और दूसरा चीज़ है भारत का संविधान लिखित है, जबकि ब्रिटेन का संविधान परंपराओं पर है, यानी भारत का संविधान लिखित है। और जो तीसरी जो विशेषता है जो यह नम्य है, यह लचीला है, समय और परिस्थितियों के सापेक्ष इसमें परिवर्तन किया गया, समय और परिस्थितियों के सापेक्ष इसमें परिवर्तन किया गया, भिन्न भिन्न इसमें संशोधन होते रहे। और जो चौथी बात है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। संविधान में कैसा संशोधन किया जाए, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, और उस संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है इसको कैसे ले, जैसे यह दक्षिण अफ्रीका से लिया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसमें 3 तरह के संशोधन, पहला है संसद के एक सामान्य कानून के, संसद के एक बहुमत के द्वारा इसमें संशोधित किया जाता है, और दूसरा होता है संसद और राज्य सरकारों की सहमति से किया जाता है, और जो तीसरा है संसद और राज्य सरकारों के 2/3 बहुमत से किया जाता है। भारत में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया जाता है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसके साथ साथ भारत का जो संविधान है दुनिया के भिन्न भिन्न देशों से इसके प्रावधान लिए गए हैं। जैसे भारत में संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडल की व्यवस्था, यह ब्रिटेन के संविधान से, राष्ट्रपति का पद और पदवी जो है अमेरिका से लिया गया है। इसके साथ साथ भारत में जो मौलिक अधिकार हैं ये भी अमेरिका से लिया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान में आपात उपबंध हैं, यह जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। इसके साथ साथ मूल कर्तव्य, जिसे 1976 में स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में बनी कमेटी के द्वारा इसे भारतीय संविधान में लागू किया गया, बनाया गया, स्थान दिया गया है, यह रूस से लिया गया है। इसके साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा राज्यसभा में कला, संस्कृत और के विभिन्न क्षेत्रों में जो अग्रणी स्थान रखने वाले लोग हैं उनको अग्रणी स्थान रखने वाले हैं उनका निर्वाचन और मनोनयन हम आयरलैंड के संविधान से देखते हैं। यानी भारत का जो संविधान है दुनिया के विभिन्न देशों का संविधानों का एक मिश्रित रूप है। बाबा साहब अम्बेडकर को इस संविधान बनाने में लंबे अथक प्रयत्नों का ही फल रहा। आज के नज़रिए से देखा जाए भारतीय संविधान क्यों महत्वपूर्ण है। दुनिया के
जितने भी देशों में या दुनिया के जितने भी देशों में संविधान बने, या तो वहाँ को बदल दिया गया या या तो वहाँ के संविधान विफल रहे। लेकिन भारत का संविधान लगभग 74 वर्षों के बाद भी आज किसी न किसी रूप में यह विद्यमान है। भारतीय संविधान की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और भारत का संविधान के बारे में विद्वान कहते हैं, भारत का संविधान भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। भारत का संविधान भारतीयता का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर के विचार थे सबसे 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 पीछे हुए बैठे व्यक्ति, यानी सबसे निम्न व्यक्ति को भी राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका को लिया जा सकता है। और यानी कहने का मतलब है भारतीय संविधान संपूर्ण भारतीय जनमानस का प्रतिनिधित्व करता है। भारत का संविधान की जो सबसे बड़ी आधार, यह भारत और भारतीय जनता की पहचान है। भारत और भारतीय जनता की पहचान है। और भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय एकता को स्थापित किया गया। और भारतीय संविधान के जो आयाम रहे, स्वतंत्रता रहा, समानता रहा, बंधुत्व रहा, और इसके साथ साथ सामाजिक न्याय रहा। यानी भारतीय संविधान के 4 पिलर्स हैं: स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय। और भारतीय संविधान भारत की जनता और का एक प्रतिनिधित्व करती है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार थे, संविधान को हम कैसे लागू किया जाए, संविधान को कैसे सफल बनाया जाए, इसके ये संविधान को कैसे सफल बनाए, इसके लिए उन्होंने तरीका अपनाए थे। तरीका क्या क्या तरीका था? पहला जो तरीका जो था वह था भारत में जो सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य हैं उसे हम संवैधानिक माध्यम से पूरा कर सकते हैं। और जो दूसरा जो उद्देश्य था बाबा साहब, यानी कोई भी समस्या है वह हिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से हट करके हम बातचीत और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसे सुलझाने पर बल देना चाहिए। यानी भारत का संविधान की जो मूल अवधारणा है वो उसका मुख्य उद्देश्य है सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधना। आज की संविधान दिवस की यही महत्ता है। संविधान दिवस निसंदेह राष्ट्रीय पर्व है। हम सभी भारतीयों को उसे मिल करके अपनाना चाहिए।